हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनकी आवर्त सारणी में स्थित पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व की आवर्त सारणी में आवर्त संख्या बताइए। पहला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 17, परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 17 दिया है। इस तत्व की आवर्त सारणी में आवर्त संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आवर्त संख्या पूछ रहा है। केवल आवर्त संख्या पूछ रहा है। हम इस तत्व की वर्ग संख्या भी बताएंगे, कैसे निकालते हैं वर्ग संख्या, और ये किस ब्लॉक का तत्व है ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले करते क्या है, जो ये परमाणु क्रमांक 17 दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 2 8 7 2 8 7 17 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आता है? 2 8 7। ठीक। अब देखिए, परमाणु क्रमांक 17 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसमें हमें 3 कक्षिकाएं मिलती हैं। कितनी कक्षिकाएं मिलती हैं? 3। तो जब आवर्त संख्या जब निकाली जाती है, जिस तत्व की आवर्त संख्या निकाली जाती है, तो क्या करते हैं, उस तत्व का सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जितनी कक्षिकाएं बनती हैं, उस संख्या को हम उस तत्व की आवर्त संख्या कहते हैं। तो देखिए, 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 7 आता है। तो जब 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3 कक्षिकाएं बनेगी। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 3 कक्षिकाएं बनने पर 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 3 कक्षिकाएं बनने पर 17 की जो आवर्त संख्या होगी, परमाणु क्रमांक 17 की जो आवर्त संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 3। उसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। ठीक। इसके बाद वर्ग संख्या की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम एसपीडीएम में करेंगे। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5। तो देखिए, जब हम 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ के पद में करते हैं तो बाह्य पद छोड़कर बाह्य कोष छोड़कर बाकी सारे कोष पूर्ण भरे होते हैं। क्योंकि जो एस कोष होता है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी में 6 रहते हैं और डी में अधिकतम 10 और एफ में अधिकतम कितने रहते हैं? 14। तो हमने इसकी ट्रिक बताई थी कि जो एस कोष होता है इसमें याद रखना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, बाकी सब में 4 जोड़ के चलिए। तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। तो एस कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ठीक। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो जो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बाह्य कोष छोड़कर बाकी पिछले कोष सारे भरे हुए हैं। ठीक। जब पिछले कोष सारे भरे हुए हैं तो क्या होता है कि बाह्य कोष इसमें कौन सा है? 3 वाला है। कौन सी कक्षा है बाह्य वाली? 3 कक्षा है। तो बाह्य कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वर्ग संख्या हो जाती है। तो जो वर्ग संख्या होगी 17 की वो कितनी होगी? 7th A होगी। कितनी होगी? 7th A होगी। A इसलिए होगा क्योंकि इसके बाह्य कोष से जो पिछले कोष हैं वो पूर्ण भरे हुए हैं। बाह्य कोष से पिछला कोष जो है पूरा भरा होने के कारण जो ये 17 होगा वो किस वर्ग का होगा? 7th A वर्ग का तत्व होगा। और इसका हम दूसरा, और अगर हम चाहें तो इसको 7th A को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या करते हैं, जो वर्ग संख्या निकालेंगे तो क्या करते हैं, 10 प्लस 10 तो सब में कॉमन रहेगा। करते क्या है, बाह्य कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जोड़ देते हैं 10 में, तो कितना हो जाएगा? 17। तो 17 की जो वर्ग संख्या होगी वो कितनी होगी? 17 होगी। और चाहे तो हम 7th A भी बोल सकते हैं और वर्ग 17 भी बोल सकते हैं।
परमाणु क्रमांक वाला तत्व होगा वो किस वर्ग में होगा, वर्ग 17 में होगा या 7th ए में होगा। और किस आवर्त संख्या में रखा होगा, तीसरे आवर्त में रखा होगा। इसके बाद ब्लास्ट की बात करते हैं तो देखिए इसका जो 17 का जो सबसे बाय इलेक्ट्रॉन है, बाय इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, 7वां वाला होगा। और जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष में जा रहा है, पी उपकोष में जा रहा है, इसलिए ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो सही से देखा जाए कि परमाणु क्रमांक 17 की आवर्त सारणी में स्थित क्या होगी, तो ये पी ब्लॉक का तत्व होगा। वर्ग 17 या 7th ए वर्ग में तीसरे आवर्त में रखा होगा। कहां पे रखा होगा, पी ब्लॉक में वर्ग 17 या 7th ए वर्ग में तीसरे आवर्त में रखा होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक, इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक 25 वाले तत्व की आवर्त सारणी में वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग संख्या बताइए। तो देखिए वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, 25 की। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 2 8 बाय कोष में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 13। अब इसका हम एसपीडीएम में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 और 3d 6 2 8 5 13 और 4s2। जब हम 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा, 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 3d5 और 4s2 आएगा। इसमें निकालना है हमें आवर्त सारणी में वर्ग संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, वर्ग संख्या निकालनी है। तो देखिए वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, जो ये 25 है इसका जो सबसे बाय वाला कोष होगा ये, तो क्या सबसे बाय वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे बाय वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, जो 13वां इलेक्ट्रॉन होगा। और ये किसमें जा रहा है, ये 3d5 में प्रवेश कर रहा है। जो ये 25 परमाणु क्रमांक वाला तत्व होगा उसका जो सबसे बाय वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो 3d5 में प्रवेश कर रहा है। तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब बाह्य से पिछला कोष भी खाली होता है तो उस स्थिति में जो वर्ग संख्या होती है वो क्या होती है कि जो d उपकोष और s उपकोष होते हैं उन दोनों में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं दोनों को जोड़ देने पर जो संख्या आती है उस तत्व की वर्ग संख्या वही हो जाती है। तो जो परमाणु क्रमांक 25 है इसकी वर्ग संख्या कितनी होगी, 7 होगी। और अगर हम चाहें तो 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं 7th। अब देखिए ये 17 वाला भी 7th में आएगा और ये भी 7th में आएगा, लेकिन ये ए वाले में आएगा और ये किस उपवर्ग में आएगा, बी उपवर्ग में आएगा, क्योंकि बाह्य से पिछला उपकोष इसका खाली है। और जब बाह्य से पिछला उपकोष भरा होता है तो वो ए उपवर्ग का होता है, और अगर बाह्य से पिछला खाली होता है या अपूर्ण होता है तो उस स्थिति में वह बी उपवर्ग का तत्व होता है। ठीक, तो परमाणु क्रमांक 25 वाला जो तत्व है उसकी वर्ग आवर्त सारणी में वर्ग संख्या कौन सी होगी, 7 होगी या 7th बी होगा, 7 होगा या 7th बी होगा। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में Li तथा Mg के बीच किस प्रकार का संबंध है, इस संबंध वाले एक युग्म एक अन्य युग्म का नाम दीजिए। देखिए Li और Mg की बात कर रहा है। तुम लोगों ने एक संबंध पढ़ा होगा, विकर्ण संबंध। क्या पढ़ा होगा, विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध में क्या होता है कि दूसरा आवर्त और जो तीसरा आवर्त होता है इनमें जो तत्व होते हैं, ये फर्स्ट वर्ग हो गया, ये सेकेंड वर्ग हो गया, थर्ड वर्ग हो गया और ये फोर्थ वर्ग हो गया। कौन कौन सा होता है, द्वितीय फर्स्ट वर्ग का द्वितीय वर्ग तत्व कौन सा है, लिथियम, और तीसरे आवर्त का है सोडियम। इसमें कौन सा है, बेरिलियम, और फिर क्या है, बेरिलियम, फिर कौन सा है, मैग्नीशियम। तीसरे में कौन सा आता है, बोरान,
और फिर आता है एल्यूमिनियम, चौथे वर्ग में आता है कार्बन और कौन सा आता है सिलिकॉन। तो देखिए द्वितीय आवर्त के जितने तत्व होते हैं और जो तृतीय आवर्त के जो तत्व होते हैं इनमें जो ये विकर्णता पार तत्व रखे होते हैं इनमें कौन सा संबंध होता है, ये संबंध होता है। जो विकर्णता तत्व रखे होते हैं उनके गुणों में समानता पाई जाती है। इसके गुणों की तुलना इससे की जाए तो दोनों में लगभग समानता आएगी। इनके गुणों में लगभग समानता आएगी, इनके गुणों में लगभग समानता आएगी। तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि लिथियम और मैग्नीशियम में कौन सा संबंध है, तो विकर्ण संबंध है। कौन सा संबंध है, विकर्ण संबंध है। और पूछ रहा था इसी संबंध का कोई एक दूसरा युग्म दीजिए, तो हम ये वाला युग्म लिख सकते हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, या बोरान और सिलिकॉन भी कह सकते हैं। तो चाहे ये वाला एक युग्म दे दीजिए और चाहे ये वाला, ठीक। तो Li और Mg के बीच कौन सा संबंध है, विकर्ण संबंध है। विकर्ण संबंध क्या होता है, द्वितीय आवर्त और आवर्त सारणी में जो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं और तृतीय आवर्त के तत्व जो हैं उनमें जो विकर्णता रखे हुए हैं उनके गुणों में लगभग समानता पाई जाती है। इस संबंध को हम विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे Li के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरान सिलिकॉन के साथ क्या करता है, समानता, गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, ठीक। तो Li और Mg के बीच विकर्ण संबंध होगा। पूछ रहा था कि एक दूसरा युग्म बताइए जो ये संबंध व्यक्त करता हो, तो चाहे ये वाला युग्म दे दीजिए और चाहे ये वाला बता दीजिए, ठीक। समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद पूछ रहा है दीर्घाकार आवर्त सारणी में कौन कौन से वर्ग S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक से संबंधित हैं। तो देखिए आवर्त सारणी में कौन कौन से वर्ग S ब्लॉक, P ब्लॉक तथा D ब्लॉक से संबंधित हैं। तो देखो S ब्लॉक की बात करते हैं, P ब्लॉक और D ब्लॉक, तीन ब्लॉकों की बात कर रहा है। तो देखिए जो S ब्लॉक में आते हैं वे वर्ग, देखो S ब्लॉक क्या होता है कि वे वर्ग जिन तत्वों के बाएं कोष का इलेक्ट्रॉन होता है वो S कोष में प्रवेश करता है। किसमें, S कोष में प्रवेश करता है, उसे हम S ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे फर्स्ट A और सेकेंड A, या ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2। जो ये वर्ग होते हैं वर्ग 1 और वर्ग 2, या फर्स्ट A व सेकेंड A, जो ये इन वर्ग में जितने भी तत्व होंगे वो सारे S ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है, और इनका एक अपवाद भी होता है हीलियम। कौन सा, हीलियम। इसका जो बाएं कोष का इलेक्ट्रॉन होता है, देखो इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आता है 1s2। तो इसका जो बाएं कोष का इलेक्ट्रॉन है दूसरा वाला वो भी S कोष में आ रहा है, लेकिन इसको हम S ब्लॉक में नहीं रखते हैं। तो याद रखना कि S ब्लॉक की जो परिभाषा होती है उसका एक अपवाद होता है, वो भी होता है हीलियम, क्योंकि इसके बाएं कोष का इलेक्ट्रॉन S कोष में आता है, लेकिन फिर भी इसको हम S ब्लॉक में नहीं रखते हैं, ठीक। किसमें रखते हैं, इस तत्व को P ब्लॉक में रखा जाता है। तो देखिए P ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट A और सेकेंड A को छोड़कर क्या कौन कौन से बचे, वर्ग 3, ऐसे लिख लीजिए रोमन अंक में, थर्ड A, फोर्थ A और फिफ्थ A और सिक्स्थ A और सेवेंथ A और शून्य वर्ग, जो कौन सा, शून्य वर्ग। जो ये होता है हीलियम, ये शून्य वर्ग का तत्व होता है। जो शून्य वर्ग होता है वो किस ब्लॉक में आता है, P ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और इनकी बात करें तो इसको लिख सकते हैं वर्ग 13, क्योंकि हमने बताया था 10 + 3 करेंगे इसका कितना आएगा, 10 + 4 यानी ये 14 वर्ग का होगा, वर्ग 14। ये होगा वर्ग 15, ये होगा वर्ग 16 और ये होगा वर्ग 17 और ये होगा वर्ग 18। तो 13, 14, 15, 16, 17,
18 ये वर्ग वाले जो तत्व होते हैं वो सब पी ब्लॉक में आ जाते हैं, या जितने भी थर्ड ए मतलब ए उपवर्ग वाले, फर्स्ट ए और सेकंड ए उपवर्ग को छोड़कर जितने भी ए उपवर्ग बचते हैं और शून्य वर्ग, ये सारे पी ब्लॉक के अंतर्गत आ जाते हैं। डी ब्लॉक में क्या आता है, जितने भी बी उपवर्ग के तत्व हैं, जितने भी बी उपवर्ग के तत्व हैं सारे डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और एफ ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसके नीचे दो श्रेणियां बनी हुई हैं, एक होती है लेंथेनाइड श्रेणी और दूसरी होती है एक्टिनाइड श्रेणी। ये दोनों श्रेणियां जो होती हैं ये एफ ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में कौन से वर्ग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में आते हैं, तो जितने वर्ग 1 और वर्ग 2 एस ब्लॉक में आएगा, और जितने भी ए उपवर्ग वाले होंगे या वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और वर्ग 18 ये सब पी ब्लॉक में आ जाएंगे, और जितने भी उपवर्ग वाले तत्व होंगे सब डी ब्लॉक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है तत्व ए जो है का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2 है। इस तत्व ए के लिए निम्न का निर्धारण करना है, ब्लॉक वर्ग संख्या, आयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवर्त संख्या निकालनी है। देखिए एक तत्व, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तत्व है ए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d1 और 4s2 है। सबसे पहले हमें निकालना है ब्लॉक वर्ग संख्या, आयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवर्त संख्या। सबसे पहले निकालना है ब्लॉक, फिर निकालना है दूसरा नंबर निकालना है वर्ग संख्या, और तीसरे नंबर पर निकालना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और चौथे नंबर पर हमें निकालना है आवर्त संख्या। क्या निकालनी है? आवर्त संख्या। तो देखिए ब्लॉक कैसे निकालते हैं, हमने क्या ब्लॉक की परिभाषा बताई थी, कोई भी तत्व उसकी बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाता है, चाहे एस ब्लॉक में जाए, पी ब्लॉक में जाए, डी में जाए, चाहे एफ में जाए, वह तत्व उसी ब्लॉक का हो जाता है। तो देखिए इस जो तत्व ए है इसका बाह्य इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस में जाएगा, वो डी कोश में जाएगा। किसमें जाएगा? किस कोश में जाएगा? डी कोश में जाएगा। तो ब्लॉक जो हो जाएगा इसका वो कौन सा हो जाएगा? डी ब्लॉक। तो जो तत्व ए है वो किस ब्लॉक में होगा? डी ब्लॉक में होगा, क्योंकि इसका जो सबसे बाह्य कोश वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो किस उपकोश में जाएगा? डी उपकोश में प्रवेश करेगा। इसके बाद वर्ग संख्या की बात करते हैं। वर्ग संख्या की बात करते हैं तो वर्ग संख्या निकालने का तरीका बताया था हमने कि अगर बाह्य से पिछला कोई कोश खाली होता है तो हम क्या करते हैं, उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो s वाला होता है दोनों को जोड़ लेते हैं और पता चल जाता है कि उसकी वर्ग संख्या क्या होगी। तो जो तत्व A है उसकी वर्ग संख्या क्या होगी? 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3। ठीक। इसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें पता है कि डी उपकोश में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉनों को भरने आयताकार ऑर्बिटल, ये होते हैं ऑर्बिटल, इनमें भरने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं, और वो भी किसके नियम से? हुंड के नियम से ये इलेक्ट्रॉन हम प्रवेश कराते हैं। तो देखिए 3d उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस प्रकार से पहले ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाएगा। तो अब देखते हैं, बाकी तो सारे ऑर्बिटल खाली ही हैं। युग्मित का
का मतलब होता है कि जोड़ा, अयुग्मिक का मतलब होता है जिसके जोड़ा ना बन रहे हो। तो देखिए जितने भी ऑर्बिटल इसमें दिए हुए हैं ये 4 तो खाली हैं, बाकी ये ऑर्बिटल जो है इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है, अर्थात ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो तीसरे में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो 1 होगा। कितने होंगे? 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, आवर्त संख्या की बात करते हैं तो देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है तो कितने कक्षीय बनी है? 1 2 3 और 4। कितनी कक्षीय बनी है? 4। हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जितनी कक्षीय बनती है तो उस कक्षा को हम क्या कहते हैं? उन कक्षकों की संख्या को हम उस तत्व की आवर्त संख्या कहते हैं। तो आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के सारे आंसर क्या होंगे? ब्लैक क्या होगा? डी होगा। वर्ग संख्या क्या होगी? 3 होगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बी उपवर्ग का होगा, क्योंकि बाय से पिछला कोष इसका कैसा है? खाली है। तीसरा कोष जो है अपूर्ण है इसका। इसके बाद तीसरी का आंसर क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और आवर्त संख्या की बात करते हैं तो 4 होगा, क्योंकि एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास किया गया है तो उसमें 4 कक्षकें बनी हैं। और 4 कक्षकें, जितनी कक्षकें बनती हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं? उस तत्व की आवर्त संख्या कहते हैं। ठीक, तो ब्लैक हो जाएगा डी, संख्या 3, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और वर्ग संख्या इसकी हो जाएगी, आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक, इसके बाद छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देते हुए आवर्त सारणी में इसका स्थान निश्चित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। ये अभी हमने पहला क्वेश्चन किया हुआ था कि कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देते हुए, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 17 का सबसे पहले हम अंकों में करते हैं तो आता है 2 8 7, और एसपीडीएम में करेंगे तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 और 3p5 आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देते हुए आवर्त सारणी में इसका स्थान बताना है, वो भी आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में स्थान बताना है, आवर्त सारणी में स्थान। आवर्त सारणी में स्थान का मतलब है कि वर्ग संख्या और आवर्त संख्या तीनों चीजें बतानी, दोनों चीजें बतानी है इसकी, कि किस वर्ग का है, किस आवर्त का है, और एक चीज और कौन सी? ब्लॉक, और किस ब्लॉक का तत्व है। तो हम देखते हैं कि जो 17 परमाणु क्रमांक है इसका जो बाय कोष सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 7 वाला होगा, और ये 7 वाला इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जा रहा है, इसीलिए ये p ब्लॉक का हो जाएगा। किस ब्लॉक का हो जाएगा? p ब्लॉक का हो जाएगा। और इसकी वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? क्योंकि बाहर वाला जो उपकोष इसका है उससे पिछले वाले जो हैं सारे भरे हुए हैं, इसीलिए जो इसके बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वर्ग संख्या वही हो जाएगी। और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7a। तो ये a उपवर्ग का क्यों होगा? क्योंकि बाहर से पिछले उपकोष जितने भी उपकोष या कोष हैं सारे भरे हुए हैं। आवर्त संख्या की बात करते हैं, जब 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कक्षकें बनती हैं 3, और जितनी कक्षकें बनती हैं उन संख्याओं को हम कहते हैं उस तत्व की आवर्त संख्या। तो इस 17 का परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 7 या 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5 होगा, और इसकी वर्ग संख्या 7 या 7a होगी, और आवर्त संख्या 3 होगी, और किस ब्लॉक का होगा? p ब्लॉक का तत्व होगा। ठीक, इसके बाद सभी लोग अपनी बुक से क्वेश्चन करिए, जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। ओके, बाय।